हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और आपको नोट्स रिवाइज करने का भी मौका इसमें मिल जाएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपने ये चैप्टर की प्लेलिस्ट नहीं देखी है और या फिर आपने स्कूल में भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो पहले आप वो देख लें, तभी आपको इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो देखते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है। देन ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रॉप। तो वैसे ये वाला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में था, बट आपसे क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो क्रॉप की डेफिनेशन है प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो अगर आप कभी भी क्रॉप्स को देखें तो एक ही तरीके की फसलें एक जगह पे और बहुत बड़ी मात्रा में अगर उगाई जा रही हों तो उन्हें आप क्रॉप बोलोगे। अगर आप अपने गमले में एक दो पौधे लगा लो तो उन्हें आप क्रॉप नहीं बोलोगे। तो ये थी डेफिनेशन व्हाट इज क्रॉप की। देन खरीफ एंड रबी, इनकी इनका डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो खरीफ रेनी सीजन का होता है, रबी विंटर सीजन का आ सकता है। बट एनसीईआरटी में इनका डिफरेंस तो नहीं पूछा था, बट एग्जाम्पल जरूर था। तो खरीफ के एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। और ये रेनी सीजन में होते हैं तो इन सबको वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। एंड राबी के एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। तो ये एग्जाम्पल याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट आ सकता है कि पैडी जो होती है विंटर्स में क्यों नहीं ग्रो कर सकते हम पैडी को। एंड मैं आपको बता दूं कि पैडी जो होती है बाद में चल के प्रोसेस होके राइस बनती है। तो पैडी को हमें बहुत ज़्यादा वाटर देना पड़ता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। इसी वजह से हम इसे विंटर्स में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे इतना वाटर अवेलेबल नहीं होगा। एंड एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये था कि वीट को मॉनसून में क्यों नहीं कर सकते हम। तो अगर आपने एग्जाम्पल्स देखे हों तो वीट किसके अंदर आ रहा था, वीट राबी के अंदर आ रहा था, जो कि विंटर में उगाई जाती है, विंटर के सीजन में इसे उगाया जाता है। तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। वीट को अगर ज़्यादा पानी मिलेगा तो ये ख़राब हो सकती है। तो इसी वजह से हम इसे मॉनसून में नहीं ग्रो कर सकते। लेट मी सी, और कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसमें नहीं था इस पार्ट से। देन बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारे 7 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप इसकी प्लेलिस्ट को देखोगे तो सब मैंने आराम आराम से डिस्कस किया है। लॉजिकली ये सब है कि सबसे पहले ऑब्वियसली आप सॉइल को प्रिपेयर करोगे, फिर सोइंग, तब आप मैन्योर ऐड करोगे, इरिगेशन, देन आप जंगली पौधों को हटाओगे, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, देन लास्ट में होती है कटाई, हार्वेस्टिंग एंड उसके बाद फाइनल स्टेप स्टोरेज। तो इसको सही ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में याद रखना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या है, तो आपको इनका आंसर पता होना चाहिए। देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, एक फिल इन द ब्लैंक्स था कि फॉर ग्रोइंग क्रॉप व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें, सनलाइट, वाटर, मिनरल। तो क्रॉप को ये 3 चीजें तो बेहद जरूरी तौर पे चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल। ओके, लेट मी सी, और कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ओके, इससे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये था कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मैंने आपको एक्सप्लेन जितनी चीज़ें करी थी वही सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स में बताया है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। इन दिस प्रोसेस वी टर्न अप एंड लूजन द सॉइल। हम इसके अंदर जो है सॉइल को खोदते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को भी आप क्या बोलते हो, टिलिंग और प्लोइंग। देन आप ये भी बता सकते हो कि इसकी हेल्प से जो रूट्स हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं, वो सॉइल के अंदर घुस जाते हैं। देन रूट्स कैन ब्रीद इजीली, रूट्स इजीली ब्रीद कर पाते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में जो टिलिंग एंड प्लोइंग करते हैं, जब हम टर्निंग अप खोदते हैं सॉइल को, तो इससे एयर पैकेट्स बन जाते हैं मिट्टी में।
ठीक है, तो इस वजह से रूट्स को ब्रीथ करना आसान होता है। एंड अगर आप सोचो रूट्स ब्रीथ क्यों करती है, तो प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, दे ऑल्सो नीड टू टेक ऑक्सीजन समटाइम्स। तो रूट्स को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, जब वहाँ पे एयर होगी। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी और। अगर कमेंट में आपको इसके बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट आप कर देना। नंबर ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स इंक्रीजेस। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से ये भी देखा गया है कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की संख्या इंक्रीज होती है, और ये फर्दर टिलिंग एंड प्लोइंग में हेल्प करते हैं। नॉट टिलिंग एंड प्लोइंग, सॉरी, टर्निंग अप एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं ये अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स की प्रेजेंस। और ये डिकम्पोज होते हैं, चीज़ों को डिकम्पोज करके सॉइल के अंदर ह्यूमस भी ऐड करते हैं। ह्यूमस आपको पता है सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की हेल्प से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे, याद होने चाहिए। अगर आपसे बोला जाए शॉर्ट नोट्स लिखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, तो ये सब लिख दो, तो ये मोर देन इनफ है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी हमने देख लिया। देन सोइंग। सोइंग के अंदर एक क्वेश्चन था कि हाउ टू आइडेंटिफाई डैमेज सीड। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि वाटर के अंदर हम सीड्स डालते हैं, अगर वो फ्लोट होने लग जाए, इफ इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, देन इट इज डैमेज सीड। क्यों? बिकॉज इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ये मैंने अपने नोट में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था और एक्सप्लेन करते हुए भी बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम डैमेज सीड्स को पता लगा सकते हैं। एंड वेट अ सेकेंड, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो नहीं था। बाय द वे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे मेरा मेन मकसद है डिस्कस करना, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में यहीं से ही आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्लेलिस्ट भी आप बिल्कुल देखें और कमेंट भी आप करें। तो सोइंग में शॉर्ट नोट अगर लिखना हो तो सोइंग के अंदर क्या होता है, पुटिंग सीड्स इन सॉइल। सिंपली सोइंग में हम सीड्स को सॉइल में डालते हैं। सीड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। सीड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो अच्छी ईल्ड हमें मिलेगी, अच्छी फसल मिलेगी। देन व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वी यूज़ हेयर। एक तो ट्रेडिशनल टूल हम यूज़ करते हैं, जैसे फनल शेप्ड, मैंने यहाँ पे पिक्चर भी उसकी लगा रखी है, ये फनल शेप्ड टूल होता है। इसमें एक ये फनल है, नीचे पॉइंटेड इसके शार्प एंड्स हैं। तो आप यहाँ से सीड डालते हो, ये सीड को यहाँ पे सॉइल के अंदर पहुँचा देता है। मॉडर्न जो है, मॉडर्न टेक्निक बोलूँ या मॉडर्न टूल में सीड ड्रिल आ गया है। सीड ड्रिल क्या करता है, ये ट्रैक्टर से कनेक्ट होता है। ये बेसिकली एक मशीन होती है जो यूनिफॉर्मली, मतलब बराबर बराबर सीड्स लगाती रहती है। तो इसके अपने फ़ायदे हैं। यहाँ पे सीड ड्रिल का आप डायग्राम देख सकते हो। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं वो ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि सीड्स के यूनिफॉर्मली डिस्टेंस में जब सीड्स होते हैं, तो आप क्या ये सीड्स जब ग्रो करते हैं तो एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं करते। लाइक अगर एक जगह पे आपने ज़्यादा सीड्स लगा दिए, एक जगह पे कम लगा दिए, तो कभी कभार क्या होता है कि एक प्लांट दूसरे की ग्रोथ को हैम्पर करता है, नुकसान पहुंचाता है। लाइक उसे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलने देता, या वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। तो इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस में लगाना जरूरी है। एंड ये टूल सीड ड्रिल डीपली भी सीड को सो करता है। इससे क्या होता है कि कोई बर्ड्स वगैरह भी सीड्स को खाती नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपन। अच्छा, ये है व्हाट हैपन्स इफ क्रॉप कंटिन्यूअसली ग्रोन इन अ फील्ड। ये क्वेश्चन था कि अगर एक ही जगह पे क्रॉप को बार बार उगाया जाए तो क्या होता है। तो क्या है कि सॉइल के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं है कि जब आप क्रॉप डालते जाओ न्यूट्रिएंट्स की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट और या फिर आपका जो क्रॉप है वो कंज्यूम करता है। और अगर आप बार बार एक ही क्रॉप डाल रहे हो तो वो पर्टिकुलर जो आपका मिनरल है या वो पर्टिकुलर आपका जो न्यूट्रिएंट है वो तो खत्म होने लगेगा, उसकी तो कमी हो जाएगी। तो यही होता है अगर आप एक ही तरीके की क्रॉप जो है बार बार डालते रहते हो। इसीलिए कई बार क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट यही बताता है कि आप एक बारी एक तरीके की क्रॉप डालो और फिर दूसरी बारी दूसरी तरीके की क्रॉप डालो थोड़े टाइम बाद। तो इससे क्या होता है कि एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते हैं। तो यहाँ देखते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अगर सेम क्रॉप बार बार ग्रो किया जाए तो इट टेक्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ठीक है, तो ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट जो उस प्लांट को चाहिए वो ले लेगा, और इससे क्वालिटी ऑफ क्रॉप घटेगी, डिग्रेड हो जाएगी।
तो यही है इसका आंसर। देन मैन्योर का एग्जाम्पल पूछा था कि मैन्योर कैसे बनते हैं, तो काउ डंग, ड्राई लीव्स, तो काउ डंग एंड ड्राई लीव्स को आप डिकम्पोज करोगे, ठीक है, इसको डिकम्पोज करेंगे, इसे ओपन पिट में डालोगे और थोड़े दिन छोड़ दोगे तो ये अपने आप डिकम्पोज होता है, और यही डिकम्पोज काउ डंग एंड ड्राई लीव्स ही मैन्योर होता है, ठीक है। तो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ये तो आपको पता ही है, और न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है। यहाँ पे और कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था इस पार्ट से। नाउ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल पता होने चाहिए हमें। मैन्योर के एग्जाम्पल पता थे, तो फर्टिलाइजर में आप याद रखो कि यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड एनपीके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि एनपीके के अंदर एन क्या है, नाइट्रोजन, पी है फॉस्फोरस एंड के है पोटेशियम। तो जब आप थोड़ी और बड़ी क्लासेस में, या फिर हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो कि जितने भी ये एटम्स होते हैं या फिर ये एलिमेंट्स होते हैं, इनका एक साइन होता है। तो नाइट्रोजन का N होता है, फॉस्फोरस का P होता है, तो पोटेशियम का K होता है साइन, इसीलिए ये NPK है। ऑल राइट, यहाँ पे देन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का डिफरेंस देखा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बारी मैं और देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पे और कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। तो इनऑर्गेनिक मतलब जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सॉल्ट है जो हम यूज करते हैं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। वहीं पे मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो डीकम्पोजिशन ऑफ काउ या कैटल डंग और प्लांट के बचे हुए पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो उन्हें डीकम्पोज करके आप ये नेचुरल सब्सटेंस बनाते हो। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस तो ये नहीं देता फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, बट वहीं मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो फर्टिलाइजर इस चीज में तो जीतता है। अगर देखा जाए कि न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा किस में, तो वो तो फर्टिलाइजर में होते हैं। इनफैक्ट रिजल्ट जो होता है वो सबसे अच्छा फर्टिलाइजर में ही मिलता है। मैन्योर में रिलेटिवली लेस न्यूट्रिएंट होते हैं, बट फर्टिलाइजर के अपने नुकसान हैं, जैसे ये पॉल्यूशन कॉज करता है, और एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी थोड़ा बुरा होता है, मतलब जो है लैंड के लिए बुरा होता है अगर इसे कुछ ज़्यादा यूज़ करें तो ये डिफरेंस भी आपका एनसीईआरटी में था। नेक्स्ट इरिगेशन, तो इरिगेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इरिगेशन बेसिकली हम जो वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं फील्ड को एक स्पेसिफिक इंटरवल पे अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड, क्रॉप नीड, वो इरिगेशन होता है। आप सब क्रॉप को एक जैसे इरिगेशन नहीं दे सकते, कुछ क्रॉप्स में तो इतनी ज़्यादा इरिगेशन, इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे पैडी, कि वो ऑलरेडी हमेशा वहाँ पे जो है पानी में आधा डूबा रहता है। कईयों में थोड़ी कम ज़रूरत होती है, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, ये होता है इरिगेशन। एंड यहाँ पे कोई और क्वेश्चन एनसीईआरटी का यहाँ पे था नहीं। अगर कोई और क्वेश्चन आपको लगता है जो आपके स्कूल में आया है या फिर किसी टेस्ट में आया है, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर सकता हूँ। उसका आंसर डेफिनेटली मैं दूंगा। मैं कमेंट एक बच्चे का कमेंट मैं बहुत सीरियसली लेने वाला हूँ, तो फिर आप जो है कमेंट करते रहा कीजिए। नाउ इरिगेशन के अंदर मॉडर्न मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से दो मॉडर्न मेथड्स होते हैं, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम। एंड वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पानी को बहुत सेव करते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी था मोर, ये सस्ते भी पड़ते हैं, इफ़ेक्टिव भी होते हैं और एक एफिशिएंट भी होते हैं। ये एफिशिएंट से मेरा मतलब ये है कि जितनी क्रॉप्स को पानी की जरूरत होती है उतना ही ये पानी खर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पानी वेस्ट कर दिया। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, पाइप होता है एक वर्टिकल पाइप, इसके ऊपर लगा रहता है नोजल, प्रेशर से पानी आता है और नोजल नोजल घूमते हुए पानी ऐसे गिरता है लाइक इट्स रेनिंग। तो ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम्स में, ठीक है। तो कोई भी अनइवन लैंड वाली सरफेस हो तो वहाँ पे ये काफ़ी यूजफुल रहता है।
तो ये पानी को एक साथ नहीं बड़ा स्प्रिंकल करता है, जैसे छिड़कता है पानी को, इसीलिए इसे स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। ड्रिप सिस्टम तो और भी ज़्यादा पानी को एफिशिएंटली यूज़ करता है। ये क्या करता है कि ये एक बहुत सारी ये जो है पाइप्स का सेट होता है और ये सीधा का सीधा पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट के पास ही पहुंचाता है। तो इससे पानी बहुत कम यूटिलाइज होता है और ये उस जगह के लिए तो बहुत ही अच्छा है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंकलर कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन में, और ड्रिप सिस्टम जो है आपका फ्रूट प्लांट गार्डन ट्रीज यहाँ पे यूज़ होता है। व्हाट आर वीड्स? तो वो सारे अनवांटेड प्लांट जो फील्ड में उग जाते हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है, वो वीड्स होते हैं। तो अनडिजायरेबल प्लांट ग्रोन विद क्रॉप्स इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। ये तो सिंपल था। और कोई क्वेश्चन है? वीड रिमूवल टेक्निक्स। ओके, वीड रिमूवल टेक्निक्स। तो देखो, सबसे पहले तो टिलिंग बिफोर सोइंग। हम सो करने से पहले टिलिंग करते हैं ना, टिलिंग एंड प्लोइंग हमने पढ़ा था ऊपर। तो ये भी क्या करते हैं कि अगर पहले से ही कोई अनवांटेड वीड पड़ी है तो उसे भी वो अपरूट कर देती है। और इससे क्या है कि वो वीड निकल गई, अब तो प्लांट सूखेगा, डिकम्पोज होगा, और वो अच्छा ही ये प्लांट डिकम्पोज होके हमारी जो लैंड के लिए एज अ मैन्योर वो काम करेगा। तो सबसे पहला स्टेप है टिलिंग। स्टेप नहीं, सबसे पहला एक मेथड है टिलिंग। दूसरा है मैनुअल रिमूवल। अगर आप इंस्पेक्शन करते रहो अपनी फील्ड का, एंड अगर कभी आपको मिलता है कि वहाँ पे वीड्स हैं, तो आप उसे मैनुअली रिमूव कर दो। तो यू कैन अप्रूट इट, लाइक उखाड़ सकते हो, या फिर आप खुरपी का यूज़ कर सकते हो। खुरपी एक टूल होता है जो वीड को, जिससे आप वीड को काट सकते हो। नाउ सीड ड्रिल ऑल्सो हेल्प्स इन अप्रूटिंग वीड्स। तो सीड ड्रिल तो एक ट्रैक्टर जैसा होता है, ये भी प्लोइंग का काम करता है, और ये भी स्टार्टिंग में ही किया जाता है, तो ये भी आपका अप्रूट कर देता है वीड्स को। एंड फोर्थ स्टेप है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं जो आप अपने फील्ड में छिड़कते हो, और ये क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते बाय द वे, बट हाँ, जहाँ पे वीड्स होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं और उनको ये एक तरीके से मार देते हैं। तो वीड रिमूवल टेक्निक्स हम देख चुके हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। और शॉर्ट नोट्स भी पूछा गया था वीडिंग के ऊपर। तो शॉर्ट वीडिंग में आप पहले बताओगे कि व्हाट आर वीड्स, ठीक है, अनवांटेड प्लांट। वीडिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट को निकालने की टेक्निक इज वीडिंग। और टेक न्यूट्रिएंट्स ऑफ क्रॉप, ठीक है, यहाँ पे वीड्स क्यों हमें निकालने चाहिए? तो वाई का आंसर ये है कि बिकॉज इट टेक्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ क्रॉप। तो अगर वीड है वो भी मजे से आपके क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट ले रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है, जबकि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। रिमूवल के टेक्निक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप जब इसका शॉर्ट नोट लिखोगे तो वहाँ भी कर सकते हो। एंड वीडिंग का एक और नुकसान है कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो अगर ये हमारे ग्रेन्स के साथ ये मिल जाए तो कुछ वीड्स पॉइजनस भी होते हैं। तो अगर उसे कोई कंज्यूम करेगा, चाहे कोई जानवर या फिर हम, तो हमारे लिए भी ये नुकसानदायक हो सकते हैं। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का एक क्वेश्चन था, टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग। क्या क्या टूल्स हैं जो हार्वेस्टिंग में यूज होते हैं? तो एक तो नॉर्मल सिकल टूल, ठीक है, ये सिकल टूल होता है, इससे आप जो है अपनी हार्वेस्टेड क्रॉप को काटते हो। मेक श्योर कि आप इसे जमीन से पास हो, वहां से काटो, वहीं से काटा जाता है ये। देन हार्वेस्टर मशीन। हार्वेस्टर मशीन तो बहुत ही काम आसान कर देती है। ये तो बस आप इसे चलाओ और एक साथ ये यहाँ पे सबको कट करते हुए सारी जितनी भी आपकी ये हार्वेस्टेड क्रॉप है इसे इकट्ठा कर लेती है। तो ये दो वेज हैं हार्वेस्टिंग के, तो एक ट्रेडिशनल तरीका, एक मॉडर्न तरीका है। देन थ्रेशिंग। थ्रेशिंग पूछा गया था कि व्हाट इज थ्रेशिंग। तो क्या होता है कि जब आपको ये हार्वेस्टेड क्रॉप मिल गई तो ये कुछ ऐसी दिखती है जैसे इस बंदे के हाथ में है। तो इसमें क्या है कि एक हिंदी में बोलूँ तो भूसा भी है इसके अंदर जो हमारे किसी काम का नहीं है, छिलका भी है उसका, और ग्रेन्स भी है जो हमें चाहिए। तो ग्रेन को अलग करने का एक तरीका है कि आप इसे बीट करते हो, ऐसे जमीन पे मारते हो, तो ये सीड्स जो होते हैं अलग हो जाते हैं, साथ में उसके छिलके भी आते हैं जो भी है, बट हाँ, सीड्स ग्रेन्स आपके अलग हो जाते हैं। तो थ्रेशिंग के अंदर क्या होता है? सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द शाफ। जो वो पूरा का पूरा प्लांट है उससे सीड्स को अलग करने को आप बोलोगे सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम शाफ, ये थ्रेशिंग होती है। इसके तरीके क्या है कि बाय बीटिंग, एक मैनुअल वे है कि इसे आप बीट करो, और मशीन की हेल्प से भी हो सकता है। देयर इज अ मशीन
कंबाइन मशीन इसे बोलते हैं, और कंबाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्वेस्टर एंड थ्रेशर दोनों के काम इसमें मिल गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है इसकी। जैसे ये कंबाइन मशीन है, तो यहाँ पे ये आपकी हार्वेस्टिंग कर रही है, यहाँ पे फसलों को काट रही है, और यहाँ पे इसके पीछे जाके यहाँ पे आपका थ्रेशिंग भी हो रही है, तो अलग अलग भी कर दे रही है। तो ये कंबाइन मशीन काफ़ी हेल्पफुल होती है। ओके, नाउ अच्छा, एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, विनोइंग क्या होता है? तो जैसा कि बताया, सीड्स अलग तो हो जाते हैं, बट सीड्स के हस्क भी साथ में आता है, भूसा भी साथ में आता है, उसके साथ छिलके भी साथ में आते हैं। तो कंज्यूमेबल सिर्फ ग्रेन्स होते हैं, रिक्वायर्ड सिर्फ ग्रेन्स होते हैं, वो छिलके वगैरह हमारे किसी काम के नहीं। तो विनोइंग की हेल्प से हम इसे अलग करते हैं। तो वो जो छिलके होते हैं काफ़ी लाइट होते हैं, तो अगर आप ऊपर से उन्हें गिराते हो और हवा चल रही हो, तो क्या होता है कि ग्रेन ग्रेन नीचे गिर जाते हैं, और वो छिलके जो होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। तो ये बेसिक मेथड है जो बहुत पुराने टाइम से होते हुए आ रहा है। अब मशीन्स भी हैं, इस टाइप की मशीन भी है जिसमें आप डालो तो बाकी सारा जो है एक्स्ट्रा रेजिड्यू वो अलग कर देगा और ग्रेन आपके अलग कर देगा। बट फिर भी अगर कहीं पे छोटे किसान होते हैं तो वो विनोइंग प्रोसेस को अब भी यूज़ करते हैं। तो विनोइंग क्या होता है? सिंपली सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम द हस्क इज कॉल्ड विनोइंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड जो कि हमें चाहिए, जिन्हें हम स्टोरेज में स्टोर करेंगे, फ्रॉम हस्क इज कॉल्ड विनोइंग। तो थ्रेशिंग के बाद ये किया जाता है। ऑल राइट, इसके बाद स्टोरेज। स्टोरेज हमें क्यों करना है? हम स्टोरेज में किससे प्रोटेक्ट करते हैं अपनी क्रॉप्स को? तो मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मैंने एक लाइन लिखी है, कुछ एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक जरूर होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि स्टोरेज इट कीप्स क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है स्टोरेज में? ये क्रॉप के ग्रेन्स को लंबे टाइम तक रखती है इन गुड कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन। तो स्टोरेज के अंदर भी और क्या क्या चीज़ होती है अगर शॉर्ट नोट आए तो, इन केस, तो एक तो ये प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेड से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंड देन आप इन्हें जूट बैग्स में स्टोर कर सकते हो या स्टील कैन में स्टोर कर सकते हो। बड़े जो फार्मर्स होते हैं या फिर जब बहुत सारे फार्मर्स का एक साथ ग्रेन स्टोर करना हो तो या तो ग्रेन, ये जो होती है ना, ग्रेनरी में स्टोर कर सकते हो जूट बैग के अंदर, या फिर ये बड़े बड़े सिलोज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बड़े बड़े टीन के, बोलेंगे टीन के बॉक्सेस, बॉक्सेस नहीं, डब्बे हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता है। एंड यहाँ पे आपको, जिस ताकि इनमें कीड़े मकोड़े ना लगे, यहाँ पे हम केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट का। बट एक छोटा फार्मर क्या करता है कि नीम, ड्राई नीम लीव्स का भी यूज़ करता है, क्योंकि उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। देन लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री पता होना चाहिए कि एनिमल रेयरिंग विद प्रॉपर टेक्निक्स, प्रॉपर टेक्निक के साथ एनिमल का पालन पोषण और इन लार्ज स्केल। ठीक है, तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मैं और रिवीजन की चीज़ें लाता रहूँगा। अभी तो आप इतने से काम चलाइए। एनसीईआरटी क्वेश्चन और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इसको आप अच्छे से देखोगे तो पहले तो कुछ बचेगा ही नहीं, बट इन फ्यूचर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ मैं दोबारा आऊँगा। तो क्लास 8th बाय बाय। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपकी कोई वीडियो की डिमांड है तो वो आप कमेंट सेक्शन पे कर दीजिए और लाइक भी प्लीज़ कीजिए, जिससे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।